मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने BS सेकेंड ईयर में मानव भूगोल के अंतर्गत हम जर्मन विचारधारा के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने हम्बोल्ट के बारे में पढ़ा था और इसी सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले हम्बोल्ट द्वारा जो प्रस्तुत संकल्पनाएँ हैं उनके बारे में देखते हैं कि हम्बोल्ट ने क्या क्या संकल्पनाएँ प्रस्तुत की थी। हम्बोल्ट की संकल्पनाएँ तो हम्बोल्ट के द्वारा जो पहली संकल्पना दी थी वो है पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में। पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में। मानवीय निवास के रूप में हम्बोल्ट ने बताया कि पृथ्वी तल की जो संकल्पना है या फिर पृथ्वी तल का जो अध्ययन है वो मानव के निवास के रूप में होना चाहिए। तो ये हम्बोल्ट की मान्यता थी कि पृथ्वी तल की संकल्पना मानव निवास के रूप में है। पृथ्वी तल का जो अध्ययन किया जाता है मानव के विकास के रूप में किया जाता है, ठीक है। और आगे भी जो अनेक विद्वान हैं उन्होंने भी इस संकल्पना को स्वीकार किया। उसके बाद उनकी अगली जो संकल्पना है संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान। संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान। वितरणों का विज्ञान। उनकी अगली जो संकल्पना है वो है संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान। उन्होंने माना कि जो मानव भूगोल है वह मानव भूगोल संसार के विभिन्न अलग अलग जो स्थान है उन स्थान विशेष का उसके अंतर्गत उस स्थान विशेष की विशेषता, उसके उनके मानव के जो वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, उन सब का स्थानिक वितरणों का उन्होंने इस विज्ञान के अंतर्गत या फिर इस भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। उनकी जो तीसरी संकल्पना है सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल है। हम्बोल्ट की तीसरी संकल्पना है सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। उन्होंने सामान्य भूगोल को ही भौतिक भूगोल बताया है। उनके द्वारा सामान्य भूगोल और भौतिक भूगोल में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और भूगोल इसी भूगोल के अंतर्गत जो मानव कॉस्मोस में हम्बोल्ट ने अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ था कॉस्मोस में उन्होंने विवरण किया है कि जलवायु के विस्तृत विवरण तथा चट्टानों पर फैली वनस्पति और मानव समुदायों का विवरण दिया है, ठीक है। उसके बाद उनकी अगली संकल्पना है भूगोल संबंधों का अध्ययन है। भूगोल संबंधों का अध्ययन है। हम्बोल्ट ने बताया कि जो मानव भूगोल है उस मानव भूगोल के अंतर्गत भूगोल संकल्पनाओं का अध्ययन है। इसका मतलब है कि मानव भूगोल है उसमें वातावरण और मनुष्य के बीच जो भी क्रियाकलाप होती है उस क्रियाकलापों का आपस में जो अंतर संबंध है उन अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब है भूगोल संबंधों का एक अध्ययन है। उसके बाद है सांस्कृतिक दृश्य घटनाओं की समझ। सांस्कृतिक दृश्य घटनाओं की समझ। घटनाओं की समझ। उनकी अगली संकल्पना है सांस्कृतिक दृश्य घटनाओं की समझ। इसके अंतर्गत बताया कि भौगोलिक अध्ययन में सांसारिक परिघटनाओं का अध्ययन प्रमुख कार्य है। मतलब इसे मानव भूगोल के अंतर्गत जो भौगोलिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ये घटनाएं अत्यंत जटिल होती है। इनमें ज्वालामुखी उद्गार, मनुष्य, कृषि, व्यवसाय, परिवहन साधन, जलवायु के अनुसार मानवीय रहन सहन आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद उनकी अगली संकल्पना है भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषमता। भूगोल में
दृश्य घटनाओं की विषमता दृश्य घटनाओं की विषमता। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि भूगोल के मानव भूगोल के अंतर्गत जो अन्य विषय है उन अन्य विषयों से विज्ञानों से संबंधित जो भी घटनाएं हैं दृश्य घटनाओं का परस्पर जो समानता पाई जाती है उस समानता का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला है प्रकृति की एकता। प्रकृति की एकता। हम्बोल्ट महोदय प्रकृति की एकता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बताया कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। इतनी विभिन्नताएं पाए जाने के बावजूद भी उनके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित एकता देखने को मिलती है। ठीक इस प्रकार से हम्बोल्ट महोदय की ये 7 संकल्पनाएं हम्बोल्ट महोदय ने प्रस्तुत की थी। पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में, अगली थी संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान, अगली सामान्य भूगोल ही, भौतिक भूगोल उन्होंने सामान्य भूगोल और भौतिक भूगोल में कोई अंतर नहीं बताया। भूगोल संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर सांस्कृतिक दृश्य घटनाओं की समझ, ठीक है। उसके बाद अगली संकल्पना है भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषमता पाई जाती है और प्रकृति की एकता में वे विश्वास करते थे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। हमारा जो अगले जो जर्मन विचारक है, जर्मन भूगोलवेता है, उनके ही समकालीन है जिसका नाम है रिटर। हम्बोल्ट और रिटर का नाम बिल्कुल एक दूसरे के, ये दोनों समकालिक है। इन दोनों के नाम हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। रिटर, कार्ल रिटर। सबसे पहले हम इनकी जीवनी के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो देखिए 1779 में 1779 में इनका जन्म हुआ था। प्रेशिया की प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है स्नेपफेन्थल के निकट एक स्थान है जिसका नाम है मैग्डेलबर्ग में। ये एक शिक्षा केंद्र है स्नेपफेन्थल और उनका ये जन्मभूमि है मैग्डेलबर्ग में उनका जन्म हुआ था। और उनकी जो शिक्षा है वो स्नेपफेन्थल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और उनकी शिक्षा पर पेस्टोलॉजी का प्रभाव पड़ता है। पेस्टोलॉजी का प्रमुख हमें प्रभाव देखने को मिलता है उनकी शिक्षा के ऊपर। ठीक है, मतलब उन पर जो सर्वाधिक प्रभाव हुआ किसका हुआ, पेस्टोलॉजी का। ठीक है, पेस्टोलॉजी की जो विचारधारा है उनका उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, जिसका प्रमुख उद्देश्य था प्रकृति के प्रति रुचि पैदा करना। इनकी जो विचारधारा है, पेस्टोलॉजी की विचारधारा है, उस विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य था प्रकृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। प्रकृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना मतलब जो रिटर महोदय थे उनका जन्म 1779 में हुआ था। स्नेपफेन्थल एक शिक्षा केंद्र है, उसके पास उनका एक जन्म स्थान है मैग्डेलबर्ग में इनका जन्म हुआ। और स्नेपफेन्थल से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उनकी शिक्षा पर सर्वाधिक जो प्रभाव किसका पड़ा, पेस्टोलॉजी की विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। और इसका पेस्टोलॉजी की विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्रकृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो रिटर के बारे में हम देखते हैं आगे। तो उन्होंने 1804 में एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी 1804 में, जिसका नाम था भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चित्रण। भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक चित्रण। सांस्कृतिक चित्रण। और ये जो पुस्तक थी वो यूरोप से संबंधित थी, पूरी तरह से यूरोप से संबंधित। ठीक है, 1804 में उन्होंने पुस्तक लिखी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चित्रण किसका, यूरोप का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिटर के द्वारा जो कई ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों के बारे में हम देखते हैं।
पहला इनका जो ग्रंथ है वो है यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिक चित्रण। जो हमने पहले देखा है यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक चित्रण। दूसरा इनका जो ग्रंथ है वह यूरोप के प्राकृतिक संसाधनों के 6 मानचित्र। यूरोप के प्राकृतिक संसाधनों के 6 मानचित्र, ये इनका दूसरा ग्रंथ था। इनका तीसरा जो ग्रंथ था भौगोलिक ग्रंथ अर्णकुंडे, ये इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जो आपको एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, अगला इनका है अर्णकुंड का द्वितीय खंड। इसके 4 खंड थे। ठीक है, उसमें भौगोलिक ग्रंथ है कि अर्णकुंड एक बड़ा ग्रंथ है। इसका प्रथम खंड है अफ्रीका महाद्वीप। इसका जो प्रथम खंड है अफ्रीका महाद्वीप। प्रथम खंड में इसने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, फिर अर्णकुंड का जो द्वितीय खंड है इसमें एशिया महाद्वीप के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। द्वितीय खंड में है एशिया महाद्वीप। और तीसरे खंड में, फिर छठे खंड में उन्होंने इनका वृहदाकार का 6वां प्रकाशन हुआ और 19 ग्रंथों का एक प्रकाशन है अर्णकुंडे। मतलब इस अर्णकुंडे के अंदर कितने पूरे ग्रंथ हैं? 19 खंड इसके अंतर्गत प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने हम्बोल्ट की जो विचारधारा है, उसके जो संकल्पनाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, और ग्रिटर के बारे में हमने उसकी जो भौगोलिक जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के बारे में भी हमने पढ़ा, इसकी शिक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया है। और आगे वाले वीडियो में हमें उसकी जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।